हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स या आयकर जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके कक्षा 10वीं के बैंकिंग और कराधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आयकर क्या होता है और आयकर की गणना कैसे की जाती है। और स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप अगर आयकर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आयकर या इनकम टैक्स। आयकर या इनकम टैक्स वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। कानून के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक व्यक्ति कर देने या कर देने के बाद कर वापसी अगर स्थिति बनती है तो उसके लिए पात्र होगा और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि या फंड और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। अगर हम आयकर को और समझना चाहें तो आयकर कानून, जो कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निकाले जाते हैं, या सामान्य शब्दों में कहूँ तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में जो कानून दिए गए हैं उनके अनुसार हम आयकर की गणना करते हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा आयकर अदा किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि आयकर के अलग अलग स्लैब होते हैं। स्लैब का मतलब होता है अलग अलग आय की सीमा होती है। अगर उस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति आय कमाता है तो उसे टैक्स देना होता है, और अगर उसकी आय की सीमा स्लैब से कम होती है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। इसीलिए आयकर को प्रगतिशील कर भी कहते हैं, अर्थात गरीबों से कोई कर नहीं और अमीरों से ज़्यादा कर। अगर हम आय के अर्थ के बारे में सोचें तो आय कुल 5 प्रकार के स्रोतों के रूप में प्रकट होता है, जिसमें पहला है वेतन के रूप में आय, दूसरा है मकान किराए से आय, तीसरा है कारोबार या पैसे से आय, चौथा पूंजीगत लाभ के रूप में आय, और 5वां होता है अन्य स्रोत से आय। स्टूडेंट, अगर भविष्य में आप कॉमर्स संकाय लेते हैं तो बीकॉम या कॉलेज स्तर पर एक आपको विषय लेना होता है आयकर, जिसमें दिए गए पूरे 5 स्रोतों के संबंध में आपको आयकर की गणना करनी होती है। चूंकि कक्षा 10वीं के संदर्भ में हम इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो आपके चैप्टर में केवल वेतन से आय के रूप में आयकर की गणना की गई है। स्टूडेंट, हम सीधे देखते हैं आयकर की गणना कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने आपके पाठ्य पुस्तक में से सबसे पहला प्रश्न लिया है। आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न होंगे वो आपके कुल मिलाकर 3 भाग में होंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसमें आय और आय से संबंधित बचत या दान का उल्लेख होगा। दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें आयकर की स्लैब दिखाई देगी। स्लैब का मतलब होता है किस सीमा तक आय शून्य होती है, किस सीमा तक 10% और किस सीमा तक 20% आदि आपको कर देने होते हैं। तीसरा भाग होता है कुल देय आयकर पर शिक्षा उपकर या माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। तो कहने का आशय ये निकला कि पूरे सवालों को आपको अलग अलग चरणों में बनाना होगा। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आयकर का कोई भी प्रश्न हम हल करें, सबसे पहले आपको निकालना होगा नंबर पहला, कुल वार्षिक आय की राशि। मैं प्रश्न को हल करने के साथ साथ आपके क्वेश्चन को भी पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी बताते जाऊंगा। कुल वार्षिक आय की राशि का तात्पर्य होता है करदाता ने जो 12 महीने में जो राशि अर्जित की है कुल आय की, वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कि इस प्रश्न में देखें, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर रुपए 4,10,000 रुपए है। तो यहाँ पर आपके सवाल में 4,10,000 रुपये की वार्षिक आय पहले से दे दी गई है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे
4,10,000 रुपए। आप लोगों को मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो राशि दी गई है वो वार्षिक दी गई है। कहीं कहीं पर आपके सवाल में वार्षिक ना देकर प्रति माह की राशि दी जाती है। जैसे कि मान लो आपके सवाल में राशि दे दी गई हो 10,000 रुपये प्रति माह, तो चूंकि आयकर की गणना आपको साल भर की करनी होती है, इसलिए वार्षिक आय की गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा, 10,000 रुपये की राशि में 12 माह का गुणा करना होगा, और 12 माह का गुणा करने के पश्चात जो राशि आएगी वो कुल वार्षिक आय की राशि में शामिल की जाएगी। अर्थात अगर यह 10,000 रुपये प्रति माह होता तो यहाँ पर आता 10,000 गुणित 12 अर्थात 1,20,000। ये हुआ आपका सबसे पहला कैलकुलेशन। दूसरा हम निकालेंगे कुल छूट या कटौती। अब ये कुल छूट या कटौती क्या होती है? बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम बचत के रूप में सरकार के पास जमा करते हैं या दान के रूप में हम सरकार को वापस देते हैं। तो सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि सरकार ऐसे कार्य से खुश होकर हमें उस राशि पर छूट प्रदान करती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो कुल छूट या कटौती होती है इसको हम दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले कुल छूट या कटौती में नंबर ए हम निकालते हैं कुल बचत, भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुल बचत जो होती है वो धारा 80C के अंतर्गत कर मुक्त होती है। तो देखें आपके सवाल में कुल बचत की राशि कितनी दी गई है। तो इसमें दिया है वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि में तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है और 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो ये जो तीनों मदें दी गई है ये करदाता ने क्या किया है, अपने वेतन में से जमा किया है। तो ये हो जाएगा कुल बचत। हम तीनों का योग करेंगे तो यहाँ पर फिर ले लें हम, इसमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहला आएगा सामान्य भविष्य निधि, जिसकी राशि ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रति माह दिया हुआ है, और मैंने पहले कहा कि आपको राशि निकालनी है वर्ष भर की। तो 4,000 रुपये में से हम गुणा कर देंगे 12 माह का, तो यह राशि हो जाएगी 12 चौक 48,000 रुपये। दूसरी बचत जो आपके प्रश्न में दी गई है 24,000 रुपये, वह वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। तो दूसरा मद हो जाएगा जीवन बीमा प्रीमियम। इसकी राशि आपके प्रश्न में वर्ष भर की दी है, तो यहाँ पर यह राशि एक मुश्त आएगी और इसकी राशि है 24,000। तीसरा, आपने राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदा है, यह भी एक प्रकार की बचत है। तो यह हो जाएगा आपका कुल मिलाकर आपके प्रश्न में दिया है 25,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, तीनों का योग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपकी कुल बचत। कुल बचत की राशि हो जाएगी, हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इसकी राशि हो जाएगी 97,000 रुपये। सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इन तीन मदों के बाद दो और मदें दी गई हैं, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, जो एक प्रकार का दान होता है, और वृद्धाश्रम में हमने दान किया है, ये भी दान होता है। ये दोनों हम छोड़ देंगे। आगे अगर हम सवाल को पढ़ें तो इसमें दिया है कि देय आयकर की गणना कीजिए, सभी बचत 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपने बचत निकाली है इसकी राशि किसी भी स्थिति में 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि हमारी बचत 97,000 है, जो कि 1,00,000 से कम है, इसलिए आपको कुल बचत के रूप में 97,000 की ही छूट मिलेगी। फिर से बता दूं, अगर इन तीनों मदों का योग मान लो होता 1,05,000,
तो हम क्या करते, 1,05,000 जो कि आपके कुल कर मुक्त सीमा से अधिक है, इसलिए आपको 1,05,000 की छूट नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर केवल कितनी छूट मिलती, 1,00,000। आगे आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे प्रश्न आएंगे, उसको भी हम हल करके बताएंगे। तो ये हुआ कुल छूट या कटौती के अंतर्गत पहला कुल बचत 80C के अंतर्गत। इसी में हम दूसरा भाग लेंगे जो होगा कुल दान। फिर से बता दूं कि आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत अगर आपने कोई दान दिया है जो कर मुक्त माना जाता है तो आपको उसकी भी छूट मिलने वाली है। कुल दान में सबसे पहला हम ले लेंगे, जैसा आपके सवाल में दिया है, प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसकी राशि 100% कर मुक्त है। इसमें आपने दान दिया है 20,000, तो यहां पर आ जाएगा प्रधानमंत्री राहत कोष, जिसकी राशि हम ले लेंगे 20,000 रुपए। और दूसरा दान ये आने वाला है, आपने दान दिया है वृद्धाश्रम में, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा है कि 12,000 आपने दान दिया जिसमें केवल 50% ही कर मुक्त है। तो हमको क्या करना है, 12,000 का केवल 50% ही लेना है, जिसकी राशि कितनी हो जाएगी, 12,000 की आधी राशि जो हो जाएगी 6,000 रुपए। इस प्रकार अंत में क्या कर लेंगे, यहां पर कुल दान का हम योग कर लेंगे, जिसकी राशि हो जाएगी 20,000 और 6,000 26,000 रुपए। तो ये हुआ आपका कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में हमने क्या देखा, पहला निकाला कुल बचत जिसकी राशि आई 97,000 की, और दूसरी बचत कुल दान के रूप में, दूसरी राशि आई कुल दान के रूप में जिसकी राशि आई 26,000 रुपए। इन दोनों रकम के योग के बराबर की राशि आपको छूट में मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा कैलकुलेशन करेंगे, वो हो जाएगा कुल बचत जिसकी छूट आपको धारा 80C में मिली है, प्लस कुल दान जिसकी छूट आपको धारा 80G में मिली है। इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, जो कहलाएगा कुल कटौती या छूट। देखिए हमने कुल बचत निकाली है 97,000 की, ये आ जाएगी कुल बचत के रूप में, और कुल दान ये हमने निकाला है 26,000 का, ये आ जाएगा कुल दान के रूप में। इन दोनों का टोटल करने पर ये हो जाएगा 1,23,000 रुपए। ये हुआ कुल कटौती या कुल छूट। नंबर 4 हम निकालेंगे कुल कर योग्य वार्षिक आय, अर्थात वह राशि निकालेंगे जिस पर अब हमको टैक्स देना है। कुल कर योग्य वार्षिक आय निकालने के लिए हमको लेना होगा कुल वार्षिक आय और कुल वार्षिक आय में से हम माइनस कर देंगे कुल कटौती या कुल छूट। तो यहां पर फिर से हम देख लें कुल वार्षिक आय, जैसे कि हमने यहां पर निकाला था 4,10,000, यह आ जाएगा आपके कुल वार्षिक आय में। 4,10,000 में माइनस कर देंगे कुल कटौती जो हमने यहां निकाली है 1,23,000। तो जब हम 4,10,000 में 1,23,000 माइनस करेंगे तो आपके पास राशि आएगी 2,87,000 रुपए, और यह वह राशि जिस पर अब आपको क्या करना है, टैक्स की गणना करनी है। तो ये हुआ आपके प्रश्न का पहला भाग, जिसमें आपने कुल वार्षिक आय और कुल छूट या कुल कटौती की गणना की। हम आगे बढ़ते हैं, 4 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। 5वें नंबर में हम निकालने वाले हैं कुल
देय आयकर की गणना करके हम राशि निकालने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि ये स्लेब होता है जिसमें कितनी राशि कर मुक्त है और किस राशि पर कितना कर लगाया जाना है ये दिया होता है। इसी टेबल के अनुसार हम टैक्स लगाते हैं। इसके पहले हमने कुल कर योग्य राशि निकाली थी 2,87,000। इसी को हम आधार लेकर यह टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कुल देय आयकर की गणना करने के लिए हम कैलकुलेशन को 2 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला होगा आय की राशि और दूसरा भाग होगा आयकर की राशि। अगर आप चाहें तो इसे टेबल के रूप में भी बना सकते हैं और अगर आप इसे इस रूप में बनाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, स्लैब क्या कहता है कि 2 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपके आयकर की दर क्या हो जाएगी? शून्य। शून्य का मतलब है कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था कि आपकी आयकर देने के लिए वार्षिक आय कितनी है? 2,87,000। इसी को हम आधार मानकर प्रश्न को हल करेंगे। तो 2,87,000 में से प्रथम जो है 2 लाख रुपए, इस आय पर आयकर की कोई भी राशि नहीं ली जाएगी, जैसा कि आपके सवाल में स्पष्ट दिया है। दूसरा, अब अगर आपकी आय 2 लाख से अधिक है किंतु 5 लाख से कम है तो 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच की जितनी भी राशि होगी उस पर आपको टैक्स देने होंगे 10%। स्टूडेंट, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुल वार्षिक आय कर योग्य 2,87,000 थी, जिसमें से आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिल चुकी है। तो कितनी राशि बच जाएगी? 87,000। 87,000 निकालने के लिए हम 2,87,000 में से जो छूट मिल चुकी है इसको हम घटा देंगे। तो 2,87,000 में से 2 लाख घटाने के बाद शेष राशि आएगी 87,000, जिस पर आपको टैक्स कितना देना है? 10%। तो ये हो जाएगा 87,000 गुणित 10/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये राशि आपकी आ जाएगी 8,700 रुपए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। ये कहलाएगा सकल देय आयकर। सकल इसलिए क्योंकि अभी हमको ये इस प्रश्न का तीसरा भाग भी लेना है, इसलिए ये सकल है। इसको जब हम लेंगे तो आपका प्रश्न शुद्ध देय आयकर निकालेगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रथम 2 लाख पर नील है और बाद में 8,700। तो इसका टोटल करने पर यह राशि कितनी आ जाएगी? 8,700 रुपए की राशि। ये आपका कैलकुलेशन हुआ नंबर 5। आगे बढ़ें, नंबर 6 में हम निकालेंगे शुद्ध देय आयकर की राशि। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम सकल देय आयकर, जो अभी अभी आपने कितना निकाला है? 8,700। ये आ जाएगा 8,700। अब यहाँ पर प्रश्न का जो तीसरा भाग है इसमें क्या कहा है कि शिक्षा उपकर आपको देना है देय आयकर का 2%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से करेंगे प्लस शिक्षा उपकर देय आयकर। देय आयकर कितना है? 8,700। तो यहाँ पर हम करेंगे शिक्षा उपकर 2% और इसको हम निकालेंगे 8,700 गुणित 2/100। ये करने के बाद हमारी जो राशि आएगी वो आएगी 174 रुपये। ये हम ले लेंगे। फिर से आपके प्रश्न में एक और शिक्षा उपकर लेने को कहा है, वो है माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, इसे हम सरचार्ज भी कहते हैं। ये राशि भी किस पर निकलनी है? 8,700 पर।
तो ये हो जाएगा 8,700 गुणित 1/100, इसकी राशि हो जाएगी 87 रुपये। तो स्पष्ट है, कुल मिलाकर आपको 3 प्रकार के टैक्स देने होंगे। एक होगा आपका सकल देय आयकर 8,700 का, दूसरा शिक्षा उपकर का 2% 174 रुपये का, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के रूप में 1% 87 रुपये का। इन तीनों का हम कर लेंगे योग और यही कहलाएगा शुद्ध देय आयकर। इसको हम जोड़ लेंगे, 7 4 11, ये हो जाएगा 8,961 रुपये। यह होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो हमें क्या करना है, अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे, अतः करदाता को 2013-2014 में कुल 8,961 रुपये आयकर के रूप में चुकाने होंगे। और ऐसा लिखने के बाद आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, ये रहा इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद जो अग्रिम कर क्या होती है और अग्रिम कर देने के बाद इनकम टैक्स की गणना कैसे की जाती है, उसका हम कैलकुलेशन अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा आयकर के साथ साथ सांख्यिकी के और भी प्रश्नों को मैं अपने आने वाले वीडियो में हल कराने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को गुड बाय।